नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। दरअसल आज का दिन सभी देशवासियों के लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज देश का संपूर्ण बजट पेश होने वाला है। हालांकि इसके पहले फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब आज पूर्ण बजट पेश होने वाला है, जिसमें आने वाले एक साल तक का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल आज आम बजट पेश होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये बजट आज पेश होने वाला है। मोदी सरकार 3.0 का दरअसल ये पहला बजट है, जहां बजट के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। सबसे लंबे समय तक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली महिला हैं। थोड़ी ही देर बाद बजट में पेश करेंगी। 11 बजे बजट पेश हो जाएगा। संसद भवन हालांकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संसद पहुंच चुकी हैं। देश की आम जनता की उम्मीदों का ये बजट होगा। कैसा ये बजट होगा, इसका क्या प्रारूप रहेगा, देखने वाली बात होगी। 11 बजे जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, उसके बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी भी सौंप दी है, और ये तस्वीर आप देखिए। और आज चूंकि देश के लिए बेहद ही खास दिन है, बजट आज पेश होने वाला है और इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आपका पैनल के साथ करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता आनंद जैन हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और अर्थशास्त्री आरएस गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं आरएस जी आपके साथ में। आज का बजट बेहद ही खास ये बजट होने वाला है। इसके पहले अंतरिम बजट हालांकि पेश किया गया था, और एक बात अगर हम देखें, निर्मला सीतारमण ने 7 बार जब भी बजट पेश किया है, कोई भी लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र नहीं किया या लोक लुभावन बजट नहीं रहा। इस बार क्या लगता है आपको, चूंकि विपक्ष भी ताकतवर है, संख्या बल में मजबूत है इस बार विपक्ष, क्या लगता है आपको कि क्या इस बार बजट में कुछ लोक लुभावन देखने को मिल सकता है, या कैसा बजट होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो कल आर्थिक सर्वे अनाउंस करा है निर्मला सीतारमण ने, उसमें यह बताया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार 7% से अधिक चल रही है, और इसको आगे हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। वो चल रहा है। इन्फ्लेशन जरूर 5.4 चल रहा है, और उसको 4.5 पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति जो है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो 7.5% चल रहा है। उसको कम करने की आवश्यकता है। इससे महंगाई होगी तो स्थितियां ठीक नहीं रहेंगी। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि स्थिति अब वैसी नहीं रही, पूर्ण बहुमत भी नहीं है और बाकी भी चीजें हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पर, इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देना होगा। एफडीआई जो है, एफडीआई का, चूंकि आपने देखा कि शेयर बाजार लगातार तेज चल रहा है, और एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर बाजार में लगातार बढ़ा है। साथ साथ में एसआईपी, मतलब सबसे बड़ी एक अच्छी चीज ये देखने को मिली कि एसआईपी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। जो घरेलू इन्वेस्टर हैं वो अपना बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं शेयर बाजार में। सो दैट एफडीआई पहले माल बेचता था तो नुकसान होता था, शेयर बाजार एकदम क्रैश होता था। अब चूंकि लोकल इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है तो शेयर बाजार चल रहा है। शेयर बाजार चलेगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और राष्ट्र तरक्की करेगा। जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हमने विजन दिया है, वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी इस बार करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। राजकोषीय घाटा जरूर बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करना होगा। और निचली आय श्रेणियों की जो है उसमें टैक्स के लिए कटौती करना बहुत जरूरी हो रहा है। लोक लुभावन जो बजट होते हैं वो अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए नुकसान करते हैं, फायदा नहीं करते हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने हमेशा ये ध्यान रखा है कि लोक लुभावन जो है बजट नहीं पेश किया जाए, जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है वही कार्य किया जाए। बिल्कुल, आगे और भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, और भी कई सवाल हैं मेरे। उसके पहले हम हमारे अन्य मेहमानों की ओर भी रुख कर लेते हैं। आनंद जी से मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी। आनंद जी, आप विपक्ष में भी हैं, इसके साथ ही आप एक आम नागरिक भी हैं, देश के नागरिक भी हैं। दोनों ही पहलुओं से अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ तो कैसा बजट आप देख रहे हैं? विपक्षी पार्टी में होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते आप क्या इस बार के बजट में देख रहे हैं, क्या उम्मीदें आपकी हैं? और आम नागरिक के पहलू से अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो क्या उम्मीद आम नागरिक को रहती है हर बार बजट से? देखिए, अगर आम नागरिक और सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहले तो उसको स्वास्थ्य में राहत मिलना चाहिए। आज जो मिडिल क्लास आदमी, लोअर क्लास आदमी को तो सरकारी सुविधाएं दे देती है, मिडिल क्लास आदमी अगर कोई इंश्योरेंस कराने जाता है, अगर वो
हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाता है तो उस पर सबसे ज्यादा 18% जीएसटी लगती है। उसके बाद उसका जो टैक्स डिडक्शन होता है वो भी काफी कम है। और इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर बढ़ने से दवाई हो या हेल्थ के सब साधन हो वो महंगे हो गए, तो उस प्रपोर्शन में उसको डिडक्शन मिलना चाहिए हेल्थ पे। यही स्थिति शिक्षा में है कि जिस प्रपोर्शन में महंगाई बढ़ी है उसका डिडक्शन होना चाहिए। इनकम टैक्स की स्लैब में चूंकि 40% महंगाई बढ़ी है तो इनकम टैक्स की स्लैब में जो बढ़ोतरी होना चाहिए, ताकि आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट में कभी कुछ नहीं होता है। तो मूलभूत आवश्यकता ये है कि आप मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स भर रहा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के अपना बीमारियों को दूर कर रहा है, खुद अपने पैसे से गाड़ी खरीद रहा है, इंश्योरेंस खरीद रहा है, एफडी कराता है। प्रियंका जी, आपसे मैं अगला सवाल ले लेती हूँ। आज बजट आने वाला है, देशवासियों के लिए बेहद ही खास दिन होता है, बहुत बड़ा ये दिन होता है। अगर बजट की बात करें तो कैसा बजट इस बार आप देख रहे हैं? चूंकि लगातार विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इस बार संख्या बल में भी मजबूत है, इसके अलावा लगातार हावी है, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हावी है। मोदी 3.0 का ये पहला बजट है, कैसा ये बजट होगा? आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है प्रियंका जी, शायद आप म्यूट हैं। जी 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 आ रही है। हेलो जी। तो बजट में शुरू से 4 श्रेणियों में बात करते आए हैं। मोदी जी हमेशा कहते आए हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनके ऊपर ध्यान देते हुए, इनके ऊपर फोकस करते हुए बजट को हमेशा बनाया गया है। तो जिस प्रकार से अभी तक कृषि के उत्पादों को, कृषि को बढ़ावा देते, क्योंकि जो हमारे भारत की रीढ़ है वो कृषि ही है, कृषि प्रधान देश रहा है। तो कोशिश ही की गई कि वोकल फॉर लोकल के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के साथ ही साथ कृषि में भी जो बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं उस पर कोशिश किया जाए, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना करके सुरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए हमेशा मोदी सरकार वचनबद्ध रहे। अन्नदाता मजबूत है, नारी शक्ति मजबूत है, तो गरीबों का कल्याण होना सुनिश्चित हो जाता है उन माध्यमों से। प्रियंका जी, अन्नदाताओं की आप बात कर रही हैं, हमारे देश की एक बड़ी आबादी जो अन्नदाताओं के ऊपर निर्भर करती है, यानी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, इस बात से आप भी सहमति देंगी। लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तो सबसे कम जीडीपी कृषि क्षेत्र से ही आता है हमें। देखिए, अगर हम बात करें जीडीपी की तो भारत की स्थिति, अगर हम बात करें G7 G20 की अपेक्षा में अभी काफी अच्छी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। अगर हम इसे मध्य प्रदेश के सापेक्ष पे देखते हैं तो निरंतर हमने ग्रोथ किया है। अगर सकल उत्पाद के माध्यम से देखें या दूसरे भी फैक्टर्स पे देखने जाए तो अभी मध्य प्रदेश की स्थिति भी काफी बेहतर है। और जब भारत की बात करते हैं तो फ्रेंचाइज 5 से आज फंक्शनल 5 इकोनॉमी बनने में, और जहां थर्ड कंडीशन पे आज भारत ग्रो कर रहा है, तो निश्चित है कि हमारे लिए संकेत अच्छे हैं। हाँ, ये है कि इस बार का बजट और क्या लेकर के आया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये जो बजट है अगले 10 सालों की नींव रखेगा, मजबूती के साथ सरकार आगे बढ़े और देश का विकास हो, इसी कामना के साथ में ये बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। 7वीं बार महिला के नेतृत्व में बजट रखा जाना एक महिला शक्ति के लिए क्षण है। तो कोशिश है कि जिस भी सेक्टर्स में जैसे कहा गया है कि डेफिनेटली हर सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 10 इयर्स का प्लान करते हुए इस बजट को डिसाइड किया गया है। तो लेट्स सी 11 बजे के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद और चर्चा की। किसानों को लेकर लगातार आप चूंकि बात कर रही हैं, मुखर है, मैं किसानों से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे ले लेती हूं। किसानों की लगातार मांग है कि उनके जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जाए, और ये कहा भी जा रहा है कि शायद इस बार बजट में किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई जा सकती है। देखिए, किसानों को लेकर के और किसानों को मजबूत करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में सदैव काम किया जा रहा है, जिसमें अगर हम कहा जाए तो 1 लाख जो करोड़पति जो लखपति दीदी बनाई गई थी, 1 करोड़ लखपति दीदियों को जो किया गया था, तो उसमें किसान के तौर पे महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए सब्सिडाइज करके भी उनको उपकरण से लेके सारी चीज़ों में फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई थी। तो डेफिनेटली सम्मान निधि का जो विषय है इसे भी ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय किया जाएगा, परंतु उसमें कितना परिवर्तन होगा ये तो हम 11 बजे के बाद ही। ठीक है, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। RS गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
गोयल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जो जीडीपी की मैंने बात अभी की थी कि जो हमारी कृषि क्षेत्र, हमारा जो कृषि क्षेत्र है, एक बड़ी आबादी हमारी देश की कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। जीडीपी सबसे कम उसी क्षेत्र से आती है। जो हमारे बीजेपी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी, वो भी ये कह रही हैं कि किसानों पर लगातार फोकस किया जा रहा है। किसान वर्ग हम देख भी पा रहे हैं कि अलग अलग जगह पर कहीं खुश है तो कहीं नाराज भी दिखाई देता है। और हम जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि हमें अब तीसरे पायदान पर पहुंचना, भी हम 5वें स्थान पर हैं, हमें 5 से तीसरे स्थान पर पहुंचना है, लेकिन जीडीपी अगर देखें तो जीडीपी भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही, तो कैसे ये संभव होगा? देखिए मैम, जीडीपी जहाँ तक सवाल है किसानों का, तो हमारा जो सारा फोकस है, जो सारी अर्थव्यवस्था इसकी किसानों की है, वो मानसून पे डिपेंड करती है। हम पूरी तरह मानसून पे डिपेंड है। दूसरा, उसके कारण मानसून अगर बिगड़ता है तो फिर हमारी फसल बिगड़ती है। उसके कारण उसके लिए इंश्योरेंस जो करने की बात हुई है कि भाई इंश्योरेंस किया जाए, उनका फसल बीमा किया जाए, और फसल बीमा से अगर कोई नुकसान होता है तो किसानों को दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर फसल अच्छी भी आ जाती है तो उसके लिए रखरखाव के लिए लगातार अभी प्रयास किए जा रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज और डेवलप किए जाएं। और तीसरा, जो कृषि कानून बीच में लाए थे, वो निश्चित मान के चलिएगा कि अगर वो कृषि कानून लागू हो जाते तो निश्चित किसानों को फायदा होता, पर वो राजनीति में उलझ के वो सब चीजें रह गई हैं। नहीं तो ये जो जीडीपी कम है इसमें कृषि में, वो निश्चित बढ़ती। और अभी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बजाय पैसा देने के, किसान सहायता निधि देने के, उनको सक्षम बनाया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और जो खास करके वितरण है, जो वितरण में नुकसान होता है, जो बिचौलिए पैसा खाते हैं, वो 3 किसान कानून में यही था कि सीधे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो सीधे उनसे परचेज करती है, तो बिचौलियों को पैसा कम जाता है, तो किसानों को उसका लाभ मिलता। तो कहीं ना कहीं ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को जो है सक्षम बनाया जाए, उनको फसल अगर नुकसान होती है तो बीमा दिया जाए, और बाकी जो फैसिलिटीज है आपकी खाद की और बीजों की, वो उसका वितरण प्रॉपर करने की प्रयास इसमें निश्चित किया जाएगा। बिल्कुल, आपसे एक और सवाल रहेगा मेरा। आनंद जी ने भी जो मुद्दा उठाया था मिडिल क्लास को लेकर, उनका ये सवाल था। दरअसल हमने अभी किसानों की बात की। किसानों के अलावा अगर हम दूसरा वर्ग देखें तो मजदूर वर्ग है हमारे इस देश में, जो इस वक्त काफ़ी जूझ रहा है महंगाई से भी। और एमएसएमई सेक्टर की भी यदि हम बात कर लें तो एमएसएमई सेक्टर कोविड काल के बाद लगातार अब बूस्ट करता जा रहा है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं इस वक्त, उनकी अगर बात करें तो वो 94% हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो 6% है। सारा फोकस सरकार का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर रहता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, क्या लगता है आपको, क्या उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है? मुझे लगता है मैम कि इस बजट में एमएसएमई पे बहुत जोर दिया जाएगा, और एमएसएमई लगातार बढ़ रहा है। लोन्स भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। एमएसएमई में पिछले 4-5 सालों में जितना काम हुआ है, मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ होगा। और जब तक, ये बात आपका कहना सही है कि एमएसएमई को अगर नहीं करेंगे, हम कमजोर वर्ग को अगर नहीं ऊपर लाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी किसी भी स्थिति में सुधर नहीं सकती है। जहां तक बात जैन साहब की थी कि ये स्वास्थ्य के लिए लाभ दिया जाना चाहिए, तो आयुष्मान योजना जो है वो 5 लाख तक के अभी चल रही है, और उसको 70 साल के ऊपर वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनकी इनकम, वो भी लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर ये चीजें लागू होती हैं, 5 लाख तक का अगर आपको असिस्टेंट मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, उससे फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स के रेट के बारे में जैन साहब ने कहा, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि छोटे लोगों को इनकम टैक्स का रेट कम होना चाहिए, और निश्चित मान के चलिए कि ये इस बजट में कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। पर कारण क्या होता है कि देश में केवल 3% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो अगर मान लो कि इसका बेस नहीं बढ़ता है, तो फिर इनकम टैक्स की रेट कैसे कम की जाएगी? वो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं 3%। अगर इनडायरेक्ट टैक्स देखे तो हर वर्ग दे रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। दे रहा है, पर इनडायरेक्ट टैक्स को इकोनॉमी में अच्छा नहीं माना जाता है। हमेशा जो है वो डायरेक्ट टैक्स को अच्छा माना जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो लोग देंगे तो वो सीधा कंट्रीब्यूशन होता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो मजबूरी है, वो देना पड़ रहा है। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देश में चल रहा है, तो टैक्सेस की जरूरत तो पड़ेगी। बिना टैक्स के गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? जीएसटी का कलेक्शन, आप जीएसटी का कलेक्शन देखिए कि 60,000 करोड़ से जो है वो 2 लाख करोड़ तक का पहुंच गया है। जी ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया आनंद जी से ले लेते हैं, समय का अभाव है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आनंद जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि 7 बार से निर्मला सीतारमण, 2014 के बाद की अगर हम बात कर लें, तो क्या आप बजट से खुश हैं? क्या कांग्रेस बजट से खुश है? विपक्ष की बात कर रही हूं मैं यहाँ। नहीं, कांग्रेस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने 7 साल में हेल्थ के सेक्टर में जो काम करना था वो नहीं किया।
मिडिल क्लास आदमी के लिए जो काम करना था नहीं किया, पेंशनर्स के लिए जो सुविधाएं देना थी वो नहीं दी, बैंक ब्याज जो आम आदमी बचत करके उसके ब्याज से अपना घर चलाता है उसकी लिमिट इन्होंने नहीं बढ़ाई। जीएसटी कृषि के लिए ये बात कर रहे हैं, पर कृषि में सबसे ज्यादा जीएसटी है आज दवाइयों पे और उनके उपकरणों पे। तो अगर ये किसानों के लिए नहीं काम कर पाए, युवाओं के लिए नहीं कर पाए, महिलाओं के लिए नहीं कर पाए, हेल्थ सेक्टर में नहीं कर पाए, तो बजट देना अलग बात है, पर उसकी सुविधा आम आदमी तक आज भी नहीं पहुंची है। कहने को हम जीडीपी में 5वें नंबर पर आ गए, पर देश बदहाली की ओर जा रहा है। ठीक है, 90% लोगों ठीक है, का यानी कि विपक्ष बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है। बीजेपी की सरकार में तमाम जो भी काम किए गए हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के लिए हो, गरीब के लिए हो, मजदूर के लिए हो, किसान के लिए हो, किसी के लिए भी किए गए हों, विपक्ष उन काम से खुश नहीं है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार अभी भी मध्यम वर्ग परिवारों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। समय का अभाव है, आप सबसे इजाजत लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का अनादि टीवी से जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए भी। तो आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। 11 बजे का सभी को इंतजार है। कुछ ही देर बाद महज अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी और इस बजट में देखने वाली बात होगी कि इस बार का बजट कैसा रहेगा। चूंकि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, निर्मला सीतारमण ने जब भी अपना बजट पेश किया है तो कोई लोक लुभावन ये बजट नहीं रहा, लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष संख्या बल में मजबूत है, मोदी 3.0 का ये पहला बजट है, सबकी निगाहें आज 11 बजे पर घड़ी पर टिकी होंगी कि 11 बजे जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो इस बार के बजट में आम जन के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।